दोस्तों नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक न्यूज। दोस्तों, भारत के एक बहुत बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा है कि इनकम टैक्स को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए। अब उनसे जब पूछा गया कि इनकम टैक्स अगर बंद कर दिया गया जाएगा तो भारत सरकार को आमदनी कहां से आएगा, उसका भी बड़ा अच्छा उन्होंने जवाब दिया। जानकार आदमी है और उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे बात कहे हैं। मैं आप उस पर बाद में आऊंगा। उसके पहले हिंडनबर्ग रिसर्च, आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी, अमेरिकन कंपनी, जिसके मालिक नेट एंडरसन हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि वो कंपनी को बंद कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिसर्च कंपनी है जो कंपनियों के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, लेन देन में कोई गड़बड़ी हो तो उसकी जांच करती है, फॉरेंसिक जांच करती है और जांच के रिपोर्ट के आधार पर वो इसको उजागर करती है। और इसके चक्कर में बहुत सारी कंपनियां आ चुकी थी। अमेरिका की लगभग 100 कंपनियां आ चुकी थी, जिसको बहुत ही समस्या आई क्योंकि उनके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में बहुत गड़बड़ी हुई। अदानी के ऊपर भी उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे। आप जानते हैं अदानी की कंपनी के समूह के ऊपर उन्होंने 87 प्रश्न पूछे थे, जिसको सिरे से अदानी ग्रुप ने खारिज कर दिया था। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई अदानी की कि जाकर अमेरिका में उस पर केस करेंगे। उन्होंने धमकी तो दी थी लेकिन कोई केस नहीं किया और उसका कोई खुलासा भी नहीं किया। लेकिन अमेरिका में इस रिपोर्ट के आधार पर जब जांच हुई तो बहुत बड़ी कंपनियां बंद हो चुकी, जिसका नाम है निकोला, एफीरिया और पर्सन गोल्ड जैसी बड़ी कंपनियों को बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ा। आप जानते हैं भारत में एक मेट्रो नाम की कंपनी है जो फिल्म बनाती है, बहुत सारे फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट करती है, उनके थिएटर्स भी है। वो कंपनी नैस्डैक में, यानी अमेरिका की जो शेयर बाजार है उसमें लिस्टेड है और उस पर भी उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया, डिलिस्टेड कर दिया है वहाँ से। और ये जो रिपोर्ट थी, जो अमेरिका जैसे यहाँ पर सेबी है उसी तरह अमेरिका में एक्सचेंज बोर्ड है, एक्सचेंज बोर्ड कमिटी है, उनके ऊपर भी उन्होंने रिपोर्ट दी थी। अदानी के ऊपर जो मामला था वो यहाँ पर जांच नहीं हुई। अमेरिका में जिन कंपनियों पर जांच हुई उन पर कार्रवाई हुई, उनको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, उनके पेनल्टीज हुए, उनको दंड भरना पड़ा। लेकिन भारत में आप जानते हैं राहुल गांधी ने इस प्रश्न को, इस मुद्दे को उठाया था पार्लियामेंट में, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे लोग पीछे लग गए। आप जानते हैं निशिकांत दुबे जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो उनके अदानी से बहुत अच्छे संबंध हैं और उन्होंने किस प्रकार से महुआ मोइत्रा पर भी कार्रवाई की थी। और यह सब देखते हुए भी अदानी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, वो आराम से यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं। 87 प्रश्नों की बौछार हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी ग्रुप के ऊपर किया था, जिसका कोई माकूल जवाब नहीं मिला। उन्होंने सिरे से उसको खारिज कर दिया और अमेरिका में हिंडनबर्ग के ऊपर केस करने की जो धमकी दी थी वो सिर्फ धमकी रह गई। उन्होंने कोई केस नहीं किया क्योंकि अगर आप केस करेंगे अमेरिका में तो प्रूफ देना पड़ेगा आपको। अगर अमेरिकन कोर्ट ने यह प्रूफ कर दिया कि आपने वित्तीय गड़बड़ी की है, लेन देन में के सही में उनका आरोप है, तो फिर वो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। हिंडनबर्ग नाम कहाँ से आया? आप जानते हैं कि 1937 में जब जर्मनी में हिटलर शासक था, उस समय हिंडनबर्ग एयरशिप कंपनी थी, जिसके नाम के आधार पर हिंडनबर्ग ने नेट एंडरसन ने इस कंपनी का नाम रखा। और भारत में अदानी के ऊपर जो उन्होंने जांच की थी वो सारे के सारे चीज़ों का उन्होंने खुलासा किया 2020 में, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह से खुश हैं हिंडनबर्ग के बंद होने के बाद। मैं आपको खुलासा कर दूं कि हिंडनबर्ग एक प्राइवेट एजेंसी है। उनके रिपोर्ट्स के आधार पर जिस प्रकार अमेरिका में जांच हुई वो जांच भारत में नहीं हुई। लेकिन इस आधार पर अगर कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक या गोदी मीडिया ये सोचती है कि अदानी समस्या से बाहर निकल चुके हैं तो भूल जाए इस चीज़ को, क्योंकि हिंडनबर्ग का जो रिपोर्ट था वो सिर्फ एक प्राइवेट एजेंसी कंपनी का रिपोर्ट था। लेकिन अभी जो अदानी के ऊपर केस चल रहा है वो अमेरिका की जांच एजेंसियां और कोर्ट में केस चल रहा है। वहां से निकलना बहुत मुश्किल का काम है। अदानी शायद इसलिए अमेरिका जा भी नहीं पाएंगे। आप जानते हैं इनके कारण क्या है। हिंडनबर्ग इसके अलावा और क्या करती है? हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। शॉर्ट सेलिंग कंपनी का मतलब है कि शेयर बाजार में आपने किसी शेयर को इतने में एक अमुक अमाउंट में सेल कर दिया और कुछ दिनों के बाद अगर आप उसी शेयर को नीचे के दाम में खरीदते हैं तो डिफरेंस का जो उसमें अंतर का जो मूल्यों में जो अंतर होता है उतना आपका फ़ायदा होता है। यानी पहले आपने बेच दिया और फिर आपने खरीदा, ऊंचे दामों में आपने बेचा और नीचे दामों में खरीदा,
इस तरह से डिफरेंस के जो फ़ायदे हैं वो आपको मिल जाते हैं। और इन रिसर्च के आधार पर जो वो खुलासे करते थे, तो कंपनियों का सेंटीमेंट के ऊपर, यानी कंपनी के बारे में जो लोगों की सोच है, उसके वजह से शेयर के प्राइस बहुत तेज़ी से गिरते थे और वो पैसा कमाते थे। आप सोचेंगे ये तो बिल्कुल नियम के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ है, लेकिन अमेरिका में यह सब अलाउड है। उनके यहाँ सब कानून के कोई कानून का बंधन नहीं है कि आप ये सब काम नहीं कर सकते, और वो पैसा कमा करके निकल चुके हैं। उनके हिसाब से तो पैसा हो गया, उनका पैसा बना लिया उन्होंने। और नेट एंडरसन ने यह भी कहा है कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है, इसीलिए हम इसको बंद कर रहे हैं। यानी आप समझ लीजिए कि उनका पर्पस था, उनका उद्देश्य था इससे पैसा कमाना, उन्होंने कमा लिया, और कमाने के बाद जब उनका काम हो गया है तो उन्होंने कंपनी को बंद कर दिया। उन्होंने उनके साथ जितने भी लोग थे उनको फ्री कर दिया है। अगर हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी बंद हुई है तो उसके साथ उनका पूरा काम बंद नहीं हुआ है। इस कंसेप्ट पर काम करने वाले जितने लोग हैं वो फ्री हो चुके हैं। और मान लीजिए उनके साथ अगर 7 से 9 लोग थे, तो अभी 7 से 9 नई कंपनी खुलेगी, और ये विश्व के जितनी भी कंपनियां हैं जिसमें उनको लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है, यानी उनको एक लगा था यहाँ कोई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि टाटा ग्रुप इतने वर्षों से यहाँ पर काम कर रही है, उनका इतना तेज़ी से विकास नहीं हुआ। बाकी कोई कंपनियां यहाँ एथिकल काम करती हैं, टाटा एथिकल काम करती है, बाकी कंपनी में एथिकल काम करती हैं, तो उनका इतना तेज़ी से विकास नहीं हुआ। लेकिन अदानी का जब उन्होंने देखा कि बहुत विकास हो रहा है, तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की गड़बड़ी हुई है, लेन देन में गड़बड़ी हुई है, कहीं ना कहीं पेपर में गड़बड़ी हुई है, और उन्होंने उस रिसर्च को किया और उनको पता चला। इसीलिए उन्होंने 87 प्रश्न जो अदानी के ऊपर प्रश्नों के बौछार किए थे, इसीलिए किए थे। लेकिन यहाँ पर तो आप जानते हैं। अब और एक बहुत बड़ा मुद्दा आजकल चल रहा है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी को नहीं बुलाया गया। आप ट्रंप भी एक बहुत ही विचित्र प्रकार के आदमी हैं, उनके बारे में अनप्रेडिक्टेबल मैन है, उनके बारे में पता लगाना या जानना बहुत मुश्किल काम है। भारत में बहुत सारे राजनीतिक लोग हैं जिनके बारे में पता लगाना, उनके आदतों को पता लगाना, आप कोई प्रेडिक्शन उनके बारे में कोई अंदाज नहीं लगा सकते। उसी तरह से ट्रंप की भी पर्सनैलिटी है, उनके बारे में कुछ पता लगाना बड़ा मुश्किल है। जब ट्रंप इलेक्शन में अपना प्रचार कर रहे थे, उसमें मोदी वहीं पर थे, माननीय मोदी वहीं पर थे, तो उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि ट्रंप जो हैं वो मोदी के अच्छे दोस्त हैं, वो चाहे तो आके उनसे मिल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मिलने की जहमत इसलिए नहीं उठाई कि उनके विरोध में, यानी चुनाव जो लड़ रहे थे कमला हैरिस थे और भारतीय मूल की है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जोखिम लेना नहीं समझा, क्योंकि अगर वो कमला हैरिस के विरोधी यानी ट्रंप से मिलते हैं तो ये बहुत बड़ा गलत भारत में मैसेज जा सकता है उनके समर्थकों के बीच। तो प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे मिलना ये उचित नहीं समझा और उन्होंने वो नहीं मिले। अब ट्रंप तो रहे एक एक चीज़ को याद रखने वाले आदमी, अब वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं, और शपथ ग्रहण समारोह में ऐसी जानकारी मिली है कि एस जयशंकर जो उनके लिए फील्डिंग कर रहे थे कि मोदी को पर्सनली रूप से वहाँ बुलाया जाए, लेकिन ट्रंप तो ट्रंप हैं। आज तक, यानी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तब तक उन्हें कोई आमंत्रण वहाँ से नहीं मिला है, और इससे बहुत परेशान है मोदी कि अब दुनिया को विश्व गुरु बनने का जो ख्वाहिश है वो उनको लगता है कि उसमें कुछ बट्टा लगने वाला है। क्योंकि यहाँ पे भारत के लोग तो अगर मान लीजिए वहाँ से कोई आमंत्रण मिलता, तो फिर देखिए मोदी जी को ट्रंप ने सबसे पहले आमंत्रण दिया, और फ़ोन किया या नहीं किया, लेकिन वो यहाँ के भक्त और यहाँ के मीडिया प्रचार करती थी एकदम। ट्रंप ने कहा है कि मोदी जी जब तक आप नहीं आएंगे मैं शपथ ग्रहण नहीं लूँगा। देखिए भारत कितने तेज़ी से विश्व में भारत का नाम हो रहा है मोदी की वजह से, यह सब प्रचारित किया जाता। लेकिन आप जान लीजिए कि अगर आज तक आमंत्रण नहीं मिला है तो ट्रंप ने उस चीज़ को सीरियसली लिया है और वो उस चीज़ को बहुत गौर से देख रहे हैं। भारत में आप जानते हैं कि आजकल कुंभ का मेला लगा हुआ है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, और ऐसा माना जाता है कि 12 वर्षों के बाद ये कुंभ का जो आगमन होता है, और उसमें स्नान करने से, उसमें ऐसा बोला जाता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था उस समय जो अमृत छलका था वो अमृत इन जगहों पर गिरा था, 4 जगह में, उसमें से त्रिवेणी का जो संगम है प्रयागराज वहाँ पर है।
भारतीय लोगों का मानना है कि वहाँ पर स्नान करने से बहुत ही पुण्य मिलता है और अमृत का उन पर असर पड़ता है, यानी उनके पाठ में अमृत पान शायद ऐसा होगा। तो अब ये मान्यताएं हैं, उस पर कोई कमेंट करना ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से मोदी के समर्थक यानी योगी के समर्थक और मोदी के समर्थक जिस प्रकार से इसका प्रचार कर रहे थे यूट्यूब पर और सारे के सारे सोशल मीडिया पर इसका प्रचार कर रहे थे कि देखिए इस बार की व्यवस्था जो है इतनी बढ़िया है कि आज तक ऐसी व्यवस्था कभी नहीं हुई थी। आप समझ लीजिए कि उनका ये कहना है कि 40 करोड़ वहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आने वाले हैं। इतना आसान नहीं है। 40 करोड़ जनता अगर एक जगह जमा हो जाए तो अफरा तफरी मच जाएगी, लेकिन 40 करोड़ के नाम पर पूरा का पूरा व्यापार तो उस नाम पर हो रहा है। पूरा का पूरा आप जानते हैं कि बहुत सारे होटल्स को वहाँ के जगह अलॉटमेंट किए गए हैं, वहाँ पर 5 स्टार टेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन एक तरफ जनता के लिए जो व्यवस्था है, पोल पर कोई नंबरिंग नहीं किया हुआ है। वर्षों से लोग जो जा रहे हैं वो लोग अगर भूले भटके से एक दूसरे अपने समूह से बिछुड़ गए तो उनको मिलने के लिए मुश्किल हो रही है। पुलिस को जब पूछा जा रहा है तो कोई माकूल जवाब नहीं मिलता और लोगों की बहुत बड़ी परेशानियां हैं। लोग खुले आकाश में इस कपकपाती ठंडी में लोग वहाँ पर अपने कंबलों के दुखे हुए पड़े रहते हैं। एक महिला से एक पत्रकार ने जब पूछा तो उसने कहा कि यहाँ पर सरकार की तरफ से हमें कोई व्यवस्था नहीं है, हम जो कंबल लेके आए हैं उसी को ओढ़ कर अपना किसी तरह से इस ठंडी की रात में हम गुजार रहे हैं। और जानते हैं कि रेतीला जो जगह होता है वहाँ पर ठंड रात में बहुत ठंडा हो जाता है। दिन के समय अगर आप गर्मी में जाएंगे तो वहाँ बहुत गर्म होता है। रेत बहुत जल्दी ठंडा भी होता है और गर्म भी होता है, इसलिए आप रेगिस्तानी प्रदेशों में देखेंगे कि बहुत ठंडी भी पड़ती है और गर्मी भी उतनी ही पड़ती है। तो उन कपकपाती धूप में उन कपकपाती ठंडी में लोग किस प्रकार से अपने जीवन यापन करते हैं खुले आकाश के नीचे। आप समझते हैं, महिला बता रही थी कि वो प्लास्टिक के शीट को बिछाकर अपन कंबल में किसी तरह से वो अपनी प्राण की रक्षा कर रही है। दूसरी तरफ अमीर लोगों के लिए 60 से 70 हज़ार, 10,000 से लेके 8,000 से लेके 60 से 70 हज़ार तक के टेंट मौजूद हैं जहाँ पर आराम से रह सकते हैं। क्या हमें हमारा धर्म यही सिखाता है कि धर्म करने के लिए लोग जब जाते हैं तो ये धर्म अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखती है, अलग अलग सुख सुविधाएं रखती है। जिनके पास पैसा है वो तो आराम से उस टेंट में रहेंगे, जिनके पास पैसा नहीं है वो खुले आकाश में उस कपकपाती ठंड में पड़े हुए हैं। और इस प्रकार के एक बिजनेस की अपॉर्चुनिटी योगी सरकार ने बड़े बड़े होटल्स मालिकों को दे दी है। अब एक बार जानकारी आपको और दे दूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने लिए 2,40,000 स्क्वायर फीट का टेंट बनाया है। यानी अब सरकार वहीं से चलेगी, योगी जी वहीं से यूपी की सरकार को चलाएंगे। क्या आवश्यकता है भाई, आप वही आम जनता के लिए खुला छूट दे दीजिए। कम से कम 2,40,000 स्क्वायर फीट के टेंट में जनता रहेगी, जो जनता आज ठिठुर रही है बाहर। लेकिन नहीं, एक जिद है कि नहीं हम यहीं से चलाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, अब कुंभ जाएंगे तो ठिठुरेंगे। अब विचित्र बात है। और यहाँ पर ढिंढोरा पीटने के लिए सोशल मीडिया पर तमाम जो बीजेपी आईटी सेल के लोग प्रचार कर रहे हैं कि योगी ने तो बहुत बड़ा कमाल कर दिया है, एकदम से ऐसी व्यवस्था कीजिए आज तक किसी सरकार ने नहीं की थी। इन खोखले दावों पर जनता विश्वास नहीं करती है। जनता वो जो है वहाँ पर वो उन चीज़ों को भुगत रही है। और आप भी इसको महसूस कर सकते हैं कि धर्म में अगर किसी स्थान पर अगर आप जाते हैं तो पैसे वाले और गरीब लोगों के बीच इतना भेदभाव करना, यानी इतने भेदभाव की व्यवस्था होना कितना गलत काम है, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थी। अब मैं इनकम टैक्स में आना चाहूँगा कि इनकम टैक्स को पूरी तरह से छूट देने वाले जो नेता जिनका कहना है उनका नाम है सुब्रमण्यम स्वामी। वैसे बहुत बार वो विवादों में रहते हैं, आप जानते हैं कि उनके विवादास्पद बयान आते रहते हैं। राहुल गांधी पर भी उन्होंने भयंकर रूप से कटाक्ष किया, सोनिया गांधी के ऊपर कटाक्ष किया, सबके ऊपर कटाक्ष किया। लेकिन उनके पास नॉलेज है, उनके पास फाइनेंस के बहुत बड़े जानकार हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स को पूरी तरह से छूट दे देना चाहिए, इनकम टैक्स को बंद कर देना चाहिए। जब उनसे पूछा गया कि इनकम टैक्स को अगर बंद कर दिया जाएगा तो सरकार की जो आमदनी है इनकम टैक्स से वो कहाँ से आएगा, उन्होंने हंसते हुए कहा, ये सब बात छोड़ो, कहाँ से आएगा मैं जानता हूँ, मुझे उस गद्दी पर बिठाओ और मैं इनकम टैक्स को पूरी तरह से माफ कर दूंगा, छूट दे दूंगा। अब वो फाइनेंस के जानकार तो हैं,
अब किस प्रकार के टैक्स लगाएंगे, क्या करेंगे वो पता नहीं, लेकिन उनका कहना है कि जो टैक्सी चलाने वाले हैं छोटे छोटे लोग वो भी खुश होंगे, मिडिल क्लास के लोग तो नाचेंगे, बिल्कुल नाचेंगे। आप जानते हैं कि इनकम टैक्स जो एक बहुत बड़ा मेजर जो 33% से 35% जो बड़े इनकम ग्रुप हैं उनका जेब से चला जाता है, और वो बहुत ही परेशान होते हैं उस टैक्स को भरने के लिए। और छोटे छोटे लेवल पे भी लोग टैक्सेस भरते हैं, हम भी टैक्स भरते हैं, और इस प्रकार से जो मिडिल क्लास है उसको बहुत बड़ी राहत मिलेगी अगर वो आते हैं तो क्यों नहीं एक बार सुब्रमण्यम स्वामी जी को ही फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया जाए। उन्होंने कहा कि निर्मला सीतारमण को कुछ पता नहीं है, उसको कुछ आता नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी तो जानकार हैं इस फील्ड के, तो भाई क्यों नहीं सुब्रमण्यम स्वामी को आप फाइनेंस मिनिस्टर बनाते, एक बार बना के देख लीजिए तो पता लगेगा। अगर इनकम टैक्स माफ हो गया तो बल्ले बल्ले भारत के देश के लोग बहुत खुश हो जाएंगे, जानकार तो है ही वो। प्रधानमंत्री मोदी के बारे में भी उन्होंने बहुत बड़ी बात कही थी, बोले उसको कोई फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, उनको कोई इतिहास का नॉलेज नहीं है, उनको कोई भूगोल का नॉलेज नहीं है। इस प्रकार से बेबाक कहने वाले सुब्रमण्यम स्वामी ने ये कहा है, काश अगर वो ऐसा करेंगे और लोगों को भारत में इनकम टैक्स से निजात मिलेगी तो इससे बड़ा और काम कोई नहीं होगा। हालांकि आप जानते हैं कि टैक्सेस क्यों वसूले जाते हैं। सरकार के फिस्कल डेफिसिट है उसको पॉइज आउट करने के लिए, भारत के ऊपर जो बहुत बड़े कर्जे हैं उसमें इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को पे करने के लिए बहुत सारे टैक्सेस लगे हुए हैं। अब टैक्सेस में वसूलना सरकार की गलती है नहीं गलती है वो बात की बात है, लेकिन एक और बहुत बड़ा मुद्दा है आपके सामने, रुपया का जो डिवैल्यूएशन हो रहा है। आप जानते हैं कि आज रुपया 87 रुपये के आसपास चला गया है डॉलर के मुकाबले। आप समझ लीजिए हमारा देश एक इम्पोर्ट ओरिएंटेड देश है, जहाँ पे इंपोर्ट बहुत ही मात्रा में होती है और एक्सपोर्ट कम होता है। वर्षों में 20 वर्षों का रिकॉर्ड है कि जो ट्रेड डेफिसिट है, यानी जो हम आयात करते हैं और निर्यात करते हैं उसके बीच का जो गैप होता है उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। और ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा हो चुका है कि हमें जब हम आयात करते हैं उसके बदले में हमें डॉलर देना पड़ता है, और डॉलर की कीमत रुपया का अवमूल्यन का मतलब है कि हमको ज़्यादा डॉलर देना पड़ेगा। क्रूड ऑयल यानी खनिज तेल और सोना, इन दोनों को मिला के लगभग 60 से 70% हमारा डॉलर जो है विदेश चला जाता है, और धीरे धीरे इसका अवमूल्यन होगा। आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था 2013 में कि डॉलर की कीमत जब मजबूत होती है, रुपया अगर नीचे गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख गिरती है। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे और देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। आप जानते हैं कितने बड़े जानकार आदमी थे, उनके बारे में उन्होंने कहा था क्या कारण है कि श्रीलंका का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश का रुपया नहीं गिरता है, नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, लेकिन भारत का रुपया क्यों गिर रहा है? आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी आज जवाब दीजिए। उस समय तो 58 रुपया था, आज 87 रुपये का आसपास हो चुका है। क्या आपकी साख नहीं गिरती है इसमें? जरा सोच कर देखिए। तो इन शब्दों के साथ अब मैं एक और मुद्दे पर आऊंगा। दिल्ली का चुनाव की घोषणा हो चुकी है और अनाप शनाप क्या क्या उसमें वादे किए जा रहे हैं। वादों के साथ साथ सरनेम पर भी बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है, और यह अगली युद्ध कहां तक लेके जाएगा वो कोई नहीं जानता है। मैं भी झा हूं, और झा के ऊपर जो सज्जाद पूनावाला ने जो कमेंट किया है वो निहायत अपराध का मामला है और उन पर केस चलना चाहिए। मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो भी झा कम्युनिटी के लोग इंटरेस्ट होंगे, अगर आपको लगता है कि सज्जाद पूनावाला ने इतना भद्दी बात कही है, इतने गालियां दी है, तो आपको जरूर उन पर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं लूंगा आपसे इजाजत। नमस्कार।